everyone. First of all, welcome on Let's Learn Chemistry channel. Hope you are good and studying amongst well. तो टुडेज वीडियो हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री की। जैसे कई बार सारे बच्चे कहते हैं मैम आपने 10th का 12th का बना दिया बट 11th का नहीं बनाया। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, 12th की जो हाफ सिलेबस है आपका टोटल यूनिट है 4.5 यूनिट का कंप्लीट रिवीजन आज के वीडियोस में करने वाले हैं। काफी सारे बच्चे की रिक्वेस्ट आ रही थी। 10th क्लास का हमने डाल दिया था, आई होप आपने देख लिया होगा। 12th का डाल दिया था कंप्लीट रिवीजन सीरीज, 2 पार्ट में की थी। तो कोशिश करेंगे अगर ये वीडियो लेंथी रही तो हम इसको 2 पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी होने से फिर अपलोड नहीं हो पाती स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम होती है, फिर से दोबारा करना पड़ता है। ऐसे 12th की करनी पड़ी तो हम पार्ट 1 बना रहे हैं, इसमें 3 यूनिट का कर लेंगे। नेक्स्ट जो 2 यूनिट और हैं वो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगी। ठीक है, आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में। अच्छा लगा तो ही करें, पहले वीडियोस देखिए अच्छे से। और अगर और ज्यादा कंटेंट चाहिए, मान लो बीएससी के स्टूडेंट्स हो, आप एमएससी के हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियोस में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 11 केमिस्ट्री की एज वी ऑल नो स्टूडेंट्स की पहली यूनिट अपनी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। हम वैसे अगर आपको हर एक इंडिविजुअली टॉपिक पढ़ना है ना तो उसको हमने वीडियोस बना रखी हैं 3 से 4 चैप्टर्स की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रेंडमली वीडियो मिल जाएंगी। क्लास 11 केमिस्ट्री में आपको जाना है, वहां से आप चेक कर सकते हो। आप क्या करने वाले हैं, जो पेपर में जहाँ से क्वेश्चन बनने की ज्यादा चांस है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, उनको हम सिलेक्ट करके आपको बता रहे हैं। तो देखिए पहला जो चैप्टर है आपका क्या नाम है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ से हम पॉसिबिलिटी बताएं आपको, जो बड़े क्वेश्चंस की बताएं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन रहेगा इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से। ठीक है, किससे क्वेश्चन रहेगा, इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से। बता देंगे आपको वे क्या होता है निकालना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट के न्यूमेरिकल से रहेगा या कंसंट्रेशन टर्म। देखिए स्टूडेंट, कंसंट्रेशन टर्म तो हमने ना 12th वाले के लिए भी सेपरेट भी बना रखे हैं, बहुत सारी वीडियोस है, फिर भी बता देंगे कौन से क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बताएं तो 5 लॉ हैं आपकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट, अवोगाद्रो, वहां से, या डाल्टन के पोस्टुलेट्स यहां से रहेगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर से रह सकता है, टेम्परेचर को चेंज करना सकता है, सेल्सियस केल्विन में यूनिट क्या है, वहां से रहेगा आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतने आप कर लेते हो तो फर्स्ट यूनिट हो जाएगी आपकी, जो मेन थिंग्स है। अब देखिए जो स्टार्टिंग में आप देखते हो सम बेसिक कंसेप्ट में, उसमें मेट्रिक स्टेट्स वगैरह आपको पता है, एटम मॉलिक्यूल क्या होता है, मिक्सर कंपाउंड में डिफरेंस क्या, वो जर्नल है, 2-2 डिफरेंस आ सकते हैं, 2-2 मार्क्स के, आप इजीली कर सकते हो, वो हमने करवा भी रखे हैं। नेक्स्ट देखिए इससे न्यूमेरिकल्स क्या मिलेगा, इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना। देखो पूरा डाटा चाहिए, वो हमने लिख रही, समझाने का वे बता रहे हैं। जब भी आपको इसका न्यूमेरिकल आएगा, इंपेरिकल फार्मूला और स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला का, तो करना कैसे है, आपको एलिमेंट मेंशन होंगे, सपोज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे रखे हैं और साथ में उनकी परसेंटेज गिवन होगी। सपोज ये 20% है, ये मान लो 40 है, ये 10 दे रखा है, समझाने के लिए बता रहे हैं जब भी आपको निकालना होगा। ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला वैसे ट्रू नहीं होता, सिंपलेस्ट फार्मूला। फिर हम इंपेरिकल से हम क्या निकालते हो आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो करना क्या होगा, जब भी आपको न्यूमेरिकल्स गिवन होगा तो आपको एलिमेंट दिए मिलेंगे, परसेंटेज, और साथ में उस पूरे कंपाउंड का मोलर मास, ये 3 चीजें आपको गिवन होगी। सबसे पहले आपको 3 लाइन जैसे टेबल बना लोगे, एलिमेंट वाली परसेंटेज दी होगी। नेक्स्ट टेबल में आपको बनाना है मॉलिक्यूलर मास, जैसे कार्बन का मास 12 है, हाइड्रोजन का कितना है, ऑक्सीजन का, ऐसे। तीसरा कॉलम बनाओगे मोल का। मोल क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे वहां पे मोल आप मास की टर्म में गिवन मास मोल, वो नहीं है यहाँ पे, परसेंटेज को मास से डिवाइड करने वाला। तो परसेंटेज जितनी है उसको मास से डिवाइड किया, मॉलिक्यूलर मास से, एक कॉलम बन जाएगा। उसके बाद जहां पे भी 3 आंसर आएंगे आपको, सपोज तीनों को डिवाइड करने के बाद मान लो ये वैल्यू 2 आ रही थी, ये 4 आ रही थी, मान लो ये 4 आ रही थी, समझाने के लिए। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है ना, उसको फिर से एक कॉलम बनाना, आपको डिवाइड करना। मान लो सबसे छोटा 2 है तो फिर से एक कॉलम बनाओगे, 2 से सबको डिवाइड करोगे, मान लो 2 से किया तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 3। अब यही आपका फार्मूला है इंपेरिकल। अब मान लो एलिमेंट कार्बन के सामने 1 आया, इसका मतलब आपके फार्मूले में कार्बन कितना है, 1 है। अगर हाइड्रोजन के सामने 2 आया है, इसका मतलब हाइड्रोजन, तो क्या फार्मूला बन जाएगा, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3। एक बात और ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, क्या अगर ये वैल्यू पॉइंट में आ जाए तो आपको सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, पहले 2 से देखो, 3 से, ऐसे सिंपल नंबर में लाना, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ये डिवाइड करने के बाद है। ये हो गया आपका इंपेरिकल फार्मूला। अब इंपेरिकल से स्टूडेंट्स आपको निकालना पड़ता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है एन की, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना वो होता है एन इंटू इंपेरिकल। एन कैसे निकालोगे, एन के लिए आपको मोलर मास पेपर में मिलेगा, जिस भी कंपाउंड का, वो गिवन होगा आपको, और ये जो फार्मूला निकला ना, इसके मास से इसको डिवाइड करना है। जैसे कार्बन का मास देखोगे, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन, तीनों का मास काट करके इससे डिवाइड कर दोगे। यहाँ जो वैल्यू, मान लो सपोज एन की वैल्यू 2 आ गई, समझाने के लिए, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला, कार्बन 2 हो गई,
हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 6। तो ये आपका बन जाएगा अब मॉलिक्यूलर फार्मूला, और यहाँ से आपको 4 नंबर का न्यूमेरिकल्स पेपर में देखने को मिलेगा। करना क्या है, एलिमेंट होंगे, परसेंटेज होगी, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो सबसे छोटी वैल्यू है फिर से डिवाइड करना। सिंपल रेशियो आ जाता है 1 to 3, तो आंसर वही है इंपेरिकल। सिंपल नहीं आए तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए n निकालना है, n के लिए मोलर मास गिवन होगा, जो फार्मूला निकले उसके मास से डिवाइड कर देना। तो ये था अपना इंपेरिकल फार्मूला के बारे में, जहां से 3 से 4 नंबर का न्यूमेरिकल फिक्स रहेगा। नेक्स्ट है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का आसान सा वे है, कोई रिएक्शन गिवन होगी, सपोज अब स्टूडेंट थोड़ी सी इसमें इनकम है तो हम लाने पड़ेंगे अपने को मार्केट से, कल आज इतना ही, तो आप जैसे चल रहा है थोड़ा मैनेज कर लीजिए। इसलिए हम वीडियोस 2 ही चैप्टर रखेंगे आज के में। A प्लस बी मान लो C है स्टूडेंट, सपोज ए को एलिमेंट दे दिया, सपोज ये मान लो N2 है, ये H2 है और ये मान लो NH3 है। ठीक है, एक रिएक्शन आपको कह दे 2 मार्क्स में, लिमिटिंग रिएक्शन बताओ। लिमिटिंग रिएक्शन क्या होता है, कोई भी रिएक्शन करवा रहे हो, रिएजेंट कौन सा होगा, रिएक्टेंट। जैसे मान लो रिएक्टेंट कोई 2 है या 3 है, तो जो कम अमाउंट में होता है, जो पहले ही कंज्यूम हो जाए, मान लो कम अमाउंट में प्रेजेंट है लेस, उसको लिमिटिंग बोलते हैं। जो ज्यादा अमाउंट है उसको एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। न्यूमेरिकल्स में निकालने का फार्मूला क्या है, सबसे पहला काम क्या होता है, बैलेंस करना। पहला स्टेप्स क्या होता है स्टूडेंट्स, बैलेंस करना। ये जो इक्वेशन है, जैसे मान लो बैलेंस का मतलब आप समझते हो 10th क्लास में सीख के आए हो आप, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब ये क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई। तो पहला स्टेप बैलेंस कर लोगे। सेकंड स्टेप होता है मोल निकालना। मोल कैसे निकालोगे, इनका गिवन होगा पेपर में, 1 ग्राम है 2 ग्राम है, तो मोल निकालना। तीसरा स्टेप है मोल को डिवाइड कर देना, स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट वो होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे N2 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, H2 के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, NH3 के आगे 2 है तो 2 है, बट बैलेंस करने के बाद यहाँ 3 आ जाएगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन 6 है, तो ये इनको कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। तो जो वैल्यू सबसे कम आई वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, जो वैल्यू बड़ी आई वो आपकी एक्सेस रिएजेंट है, 2 मार्क्स का। नेक्स्ट बताते हैं हम कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म में क्या करना है स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में नॉर्मलिटी है नहीं, नॉर्मलिटी करना चाहता है कोई बच्चा, सीबीएसई के हो आप, तो हमने 12th की कंसंट्रेशन टर्म की 10-15 मिनट की वीडियो है, चेक कर लेना। अभी आपकी या तो आपकी मोलरिटी से क्वेश्चन मिलेगा, चलो दूसरा मार्कर लेके देखते हैं। या तो स्टूडेंट्स आपको किससे मिलेगा, मोलरिटी से, मोलरिटी मिलेगी, मोलरिटी मिल सकती है, या फिर मोल फ्रैक्शन से मिलेगा। किससे मिलेगा, मोलरिटी से, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, या पीपीएम वाले से, इन तीनों में से ज्यादा मिल जाएगा। मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नीचे वॉल्यूम सॉल्यूशन। मोलरिटी, मोल तो ऊपर सेम रहेगा, नीचे मास आ जाता है स्टूडेंट सॉल्वेंट का। यूनिट याद रखना इसकी, मोल पर लीटर, मोल पर केजी। मोल फ्रैक्शन जिस कंपोनेंट का निकालना है, और नीचे टोटल। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। मोलरिटी याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घट जाती है। मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन इंडिपेंडेंट। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा, इजी है, 10 मिनट की अलग वीडियो है, चेक कर लेना एक बार, क्योंकि हमने ये क्लास 12th वाले में आपको सोल्व करवा रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं पता चले तो। नेक्स्ट आपके लो। अब देखो लो की हमने 10 मिनट की एक अलग से वीडियोस है, थ्योरेटिकल इसमें कुछ समझाना नहीं है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास ने क्या कहा था कि मास रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ने क्या कहा था कि जैसे कोई भी कंपाउंड आप बना रहे हो, सपोज पानी ले लो या कोई अदर सोर्स, कुछ भी हो, कहीं से भी बनाया हो आपने, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट के मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, पॉइंट में नहीं आएगा, चेंज नहीं होगा। ऐसे नहीं कि पानी एक रिएक्शन में निकल रहा है तो वहाँ रेशियो अगर 2:16 है, तोड़ोगे तो 1:8, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट उसकी लिमिटेशन थी आइसोटोप्स में। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर बदल जाए, उसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल में क्या कहा था कि जब 2 एलिमेंट जुड़ रहे हैं, कोई कंपाउंड बना रहे हैं सी वाला, तो वहाँ पे जो सी कंपाउंड में एक चीज सेम है, उनका जो रेशियो लोगे वो भी सेम आएंगे। वो हमने करवा रखा है, 10 मिनट की वीडियो चेक कर लेना। एवोगैड्रो मॉलिक्यूल वाले पे था। डाल्टन आके पूछ ले, डाल्टन ने क्या कहा था कि मैटर का सबसे छोटा पार्ट एटम ही, एटम इंडिविजुअल है, बट ये गलत बात है स्टूडेंट्स। अपने को यूनिट 2 में ही पढ़ा है कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब तो और डिस्कवरी है, लेप्टॉन, म्यूजन, क्वार्क्स, उनके अंदर भी तो साइंटिस्ट अभी तक जानना ही चाहते हैं कि लास्ट पार्ट कहाँ तक है। लेकिन अभी 12 तक आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक पढ़ते हो। हायर क्लास में फिजिक्स में पढ़ोगे तो क्वार्क्स के बारे में, अप डाउन, चार्म, ये सारी चीजें पढ़ोगे, उनकी पार्ट है, चल रही है अभी डिस्कवरी, उनके बारे में पढ़ोगे। फिर डाल्टन ने क्या बताया था वो देख लेना है, वहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको। सेकंड और फिगर के हमने अलग से वीडियोस बना रखी है, 3 से 4 मिनट की है, रूल बता रखे हैं। जैसे सपोज ये आ गया 1.2 है और इंटू 10 की पावर 6 है मान लो, तो 10 की पावर में जो वैल्यू उसको काउंट नहीं करना है, तो यहाँ पे कितनी फिगर है, 2 है। अगर मान लो यहाँ 1 0 आ जाता तो कितनी हो जाती, 3 हो जाती। तो ये हमने रूल बता रखे हैं, आपको 1 नंबर मिलेगा। टेम्परेचर का आपको आता ही है, ये भी करवा रखा है कि टेम्परेचर कैसा यूनिट कोई पूछे तो केल्विन होती है, दूसरी सेल्सियस, फारेनहाइट। सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो 273.15 जोड़ दोगे, केल्विन से सेल्सियस हो तो माइनस कर देना। फारेनहाइट के लिए भी आपको फार्मूला बता रखा है, 5/9 डिग्री सेल्सियस -32, और जो दूसरा वाला होता है केल्विन में 9/5 डिग्री सेल्सियस +32।
वो हमने करवा रखा है, चेक कर लेना। तो यूनिट 1 की ये इंपॉर्टेंट टर्म थी जो आपको देख लेनी है। मोल का फार्मूला, मास की टर्म में गिवन मास मोलर मास, पार्टिकल की टर्म में कितने पार्टिकल नीचे गए 2 नंबर, वॉल्यूम की टर्म में गिवन वॉल्यूम बाय स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.4 या 22.7, वो भी बता रखिए कब कौन सी यूज करोगे। तो इतना आप कर लोगे तो यूनिट 1 से आपका हो जाएगा जितने नंबर का कंटेंट आने वाला है। अगर हम आपको यूनिट 2 की बताएं, इंक है नहीं थोड़ी सी, देखो यूनिट 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताएं सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वांटम नंबर, और बहुत इजी है, इसकी हमने अलग से वीडियोस बना रखी हैं। क्वेश्चंस आपको या तो डेफिनेशन में पूछेगा तो आप बता दोगे, एक सेट है 4 नंबर का जो इन्फॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन, सेल, सब सेल, मैग्नेटिक ओरिएंटेशन। टाइप्स पूछे तो प्रिंसिपल, मैग्नेटिक, एजीमुथल, स्पिन। प्रिंसिपल सेल के बारे में, एजीमुथल सब सेल के बारे में, मैग्नेटिक ओरिएंटेशन, और वो लास्ट स्पिन के बारे में, क्लॉकवाइज है तो प्लस ऑफ एंटी। ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मान लो कोई ऑर्बिटल दे दिया, सपोज 3D है, तो आपसे कह देंगे NLM बताओ, तो जो ऑर्बिटल के आगे लिखा होता है वो n होता है। जैसे n की वैल्यू कितनी है 3 है, d के लिए कितना होता है 2, m कैसे निकालोगे -l से +l, तो क्या हो जाएगा -2 से +2 के बीच में। ओके तो ऐसे आप निकालना है, स्पिन मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यूनिट 2 से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद रखना ज्यादातर पेपर में क्रोमियम कॉपर की पूछी जाती है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है स्टूडेंट्स, आर्गन 3d10 4s1। रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था 3d9 4s2, लेकिन आपको पता है फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है, रीजन भी बता रखा आपको, ये रहेगी। क्रोमियम में यहाँ पे क्या जाता है 3d5 4s1, 21 से लेकर 30 तक। अगर इनके रूल आपसे पूछ ले कि अब्बाऊ ने क्या कहा था कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना, जैसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरा, फिर 2s में, 2p 3s में, तो ये एनर्जी के हिसाब से पहले जिसकी एनर्जी कम है उसको भरते हैं, बाद में हायर एनर्जी को। नेक्स्ट कौन था आपका पुली एक्सक्लूजन, ये कहा था कि जब भी आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हो ये उनकी स्पिन सेम नहीं होनी चाहिए, उनकी कैसे होनी चाहिए अपोजिट, स्टेबिलिटी के लिए, ये पुली ने बोला था। हैंड्स रूल ने क्या कहा था कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन में भर रहे हो, जैसे s में तो एक ही ऑर्बिटल है, p में मान लो 3 है, p में 3 होते हैं, d में 5 होते हैं, f में 7 होते हैं, क्योंकि आपको पता है s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 होते हैं, d में 10 एंड f में 14। अगर किसी बच्चे को फास्ट लग रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड में ऑप्शन है आपके पास, कम या ज्यादा कर सकते हो, आपकी चॉइस है वो। तो क्या कहा था पुले उसने, हैंड्स रूल ने, कि पहले हर एक ऑर्बिटल, ऐसे नहीं है कि मान लो p में 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले आप इसको भर दोगे खाली, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन पहुंचाओ हर एक ऑर्बिटल में, देन पेयरिंग करो। ये किसने बोला था, आपका हैंड्स रूल ने। तो ये 3 थे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट है रदरफोर्ड, बोर मॉडल, थॉमसन, ये आपको बता रखा है। बोर मॉडल के पोस्टलेट 3 से 4 ट्राई करना, फॉर्मूले लिख दो। एक तो आपका एनर्जी वाला -13.6 Z2/n2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंगुलर मोमेंटम और जो रिलेशन दिया था mv/nh/2π, रेडियस ऑफ ऑर्बिट वाला a0n2/z, और क्या बताया था उसने कि न्यूक्लियस है बाहर, सेल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, अपनी एनर्जी लॉस नहीं करती, ये सारी थिंग। रदरफोर्ड का आपसे पूछ लेता आपको तीनों वो डायग्राम बना के कि कैसे रे जा रही थी, 3 ऑब्जर्वेशन देखी थी ना, कुछ रे सीधी जा रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी वापस, उनका डेविएशन, ये करवा रखा है चैनल पे, चेक कर लेना नहीं मिले तो आपको। नेक्स्ट 2 मार्क्स का आपका हेसेनबर्ग और डी ब्रोगली। डी ब्रोगली का फार्मूला याद रखना क्या था, न्यूमेरिकल आ जाए तो h/mv। एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, वैल्यू कितनी होती है 6.64, 10⁻34, m मास v वेलोसिटी। डी ब्रोगली ने बताया था ना ड्यूल नेचर, जैसे दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। आपको पता होगा जैसे फोटो इलेक्ट्रिक है, ब्लैक बॉडी है, ये पार्टिकल नेचर बताती है लाइट के। अगर वेव की बताएं, इंटरफेरेंस हो गया, डाइफ्रैक्शन हो गया, ये सारे किसके हैं, वेव नेचर के। फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे ये सारी थिंग्स डिटेल से, ठीक है। डी ब्रोगली, हेसेनबर्ग ने क्या कहा था, क्या फार्मूला था उसका, डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, कि किसी भी चीज की हेसेनबर्ग ने कहा था एक साथ आप मोमेंटम उसका, और p का मतलब मोमेंटम, p मतलब लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं इसको, x पोजीशन। जैसे मान लो अब हम चल रहे हैं आपका, ठीक है, मोशन में, लेकिन आप चल रहे हैं आप मोशन, अगर हमारा मोमेंटम एग्जैक्ट बताओगे एक्यूरेसी से तो हमारी पोजीशन नहीं बता पाओगे कि 1 मिनट में हम यहाँ थे। अगर हम एक जगह खड़े हैं, मान लो पोजीशन आप बता रहे तो मोमेंटम नहीं बता सकते। तो ये थिंग्स बताई थी आपकी हेसेनबर्ग ने कि एक साथ आप किसी भी चीज की इम्पॉसिबल होता है एक्यूरेसी। अगर मान लो x पोजीशन में एक्यूरेसी है तो थोड़ी बहुत इनएक्यूरेसी किसमें मिलेगी, मोमेंटम में, ठीक है। ये सारी थिंग्स आपको कर लेनी है इसमें, अगर आपसे पूछेंगे तो। फिर फोटो इलेक्ट्रिक और ब्लैक बॉडी है, फोटो इलेक्ट्रिक वाली इक्वेशन याद रखना, h में इक्वल टू h0 हाफ mv²। क्या बोला था कि कोई मेटल सरफेस है, जैसे लाइट इंसिडेंट करते हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, और कौन सी लाइट होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी आपको बताई थी, क्योंकि मान लो जैसे अब इस सपोज ये मेटल सरफेस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 100 फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, मान लो एनर्जी की। अब डाल आप 101 रहे हो 99 तब भी नहीं निकला, एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए, उसी को हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी देखा था, फ्रीक्वेंसी h/0 से लिखा था जो आपका h/0। w क्या था, वर्क फंक्शन, भी कितना वर्क लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन के लिए। ऐसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपने देखा था कि परफेक्ट जो ब्लैक बॉडी होती है 100% डायमीटर एब्जॉर्बर। फिर उसका आपने ग्राफ भी देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी, जैसे लोहे का आपका एग्जांपल दे रखा, स्टार्टिंग में रेड होता है, फिर धीरे धीरे वैल्यू डिक्रीज होती है, वो है ब्लैक बॉडी वाले में।
ये आपको कर लेना है। स्टार्टिंग के आपसे मॉडल्स हो ही गए हैं, 1 मार्क्स का वो यूनिट 3 में आएगा, बस इतना आप कर लोगे यूनिट 2 से तो ठीक है। यूनिट 3 में बिल्कुल इजी है, बताने की जरूरत नहीं, सब बच्चों को आती होगी। SPDF की प्रॉपर्टी कर लेना आप, एंड जो डोबर्नियर था, न्यूलैंड मैगलू ने क्या कहा था ये, और ग्रुप नंबर और पीरियड निकालना। और लास्ट में एक बहुत स्टूडेंट याद होगा आपका 101 से लेकर 110 तक निकालना। जैसे 1 के लिए हम n लेते हैं, 0 के लिए नील लेते हैं, लास्ट में आईओ लगाते हो, 1 मार्क्स मिल सकता है आपको यहाँ से। और इसमें 3 से 4 टर्म है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है करवा रखी है चैनल पे, एटॉमिक रेडियाई, उसका ट्रेंड, आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंथैल्पी, ये सारी चीज। यूनिट 4 की हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी हैं, फिर भी आप कहोगे फिर से चाहिए तो आप कमेंट कर देना, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करने की। यूनिट 4 की इंपॉर्टेंट टर्म है एमओटी, हमने डाल रखी है, वहां से क्वेश्चन मिलेगा। वेस्पर थ्योरी भी डाल रखी है, हाइब्रिडाइजेशन की भी अलग वीडियोस मिल जाएंगी, आयनिक कोवलेंट बॉन्ड वाली भी है, डायपोल मोमेंट, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 4 की वो डाल रखी है। यूनिट 5 काफी छोटी है, थर्मोडायनेमिक्स, उसके बारे में बता रखा है, पहले भी वीडियो डाली हुई है। प्रज्ञा निकालना और जो प्रोसेस है आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, ये करने हैं, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और लास्ट में एंट्रोपी वाला पोर्शन। फिर भी कुछ समझ नहीं है, आपको लगा ये पोर्शन आपको हार्ड लग रहा है, कमेंट कर देना, कोशिश करेंगे वीडियोस बनाने की। थैंक यू स्टूडेंट्स, और अच्छे से पढ़िए अपना, और जो भी रिजल्ट आपका रहे वो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर हो चुका एग्जाम, नहीं हुआ है तो और अच्छे से स्टडी कीजिए जितना कर पाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आपको आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।